नमस्ते भी सभी को। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। अपनी यूनिट चल रही थी इलास्टिसिटी, यूनिट नंबर ये सेकंड है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, एंड जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं इनके लिए फिफ्थ यूनिट चल रही है। यूनिट का नाम है इलास्टिसिटी, जिसमें हम रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपना थर्ड नंबर जो रिलेशन है वो क्या है, वो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अपना थर्ड नंबर जो संबंध है वो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, तथा पवासो अनुपात सिग्मा में संबंध। पवासो या फिर ये तो हो गया, यानी तथा हम बात करेंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, y के ईटा में बात कर लेते हैं। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक y के सिग्मा वाला हमने पढ़ लिया, y सिग्मा ईटा वाला पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं y के और ईटा में संबंध, यानी अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से, ठीक है। तो ये अपना जो टॉपिक है, ये संबंध पढ़ने के लिए हमने दो संबंध इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहला संबंध हमने पढ़ा है y के सिग्मा से। हम जानते हैं कि हमने पढ़ लिया, ये क्या पढ़ लिया, y के सिग्मा वाला संबंध पढ़ लिया। हम जानते हैं कि y के सिग्मा में संबंध क्या होता है, y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा होता है। ये संबंध हमने पहले पढ़ लिया। ये समीकरण फर्स्ट है। क्या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, यानी y अपॉन 3 के लिख सकता हूँ और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा लिख सकता हूँ। ये जो समीकरण है ये फर्स्ट, ये हो गया, यानी ये संबंध होता है कि अब इसके बाद में हमने एक दूसरा संबंध पढ़ा था। कौन सा दूसरा संबंध पढ़ा था, y सिग्मा ईटा वाला संबंध से। ये संबंध क्या होता है, ये संबंध क्या होता है, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा होता है। और या फिर हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा लिख सकते हैं। या मैं और क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन ईटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 सिग्मा हो सकता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आ गई अपने सही। देखिए अभी तक क्या किया है, हमें y के और ईटा के अंदर रिलेशन फाइंड करना है। ये रिलेशन फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले जो रिलेशन निकाला था y के और सिग्मा के अंदर, ये रिलेशन अपना ये आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस साइड को इधर लेके जाएंगे, y अपॉन 3 के इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा यहाँ पे बच गया। ये इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट। और इसके बाद में हमने रिलेशन पढ़ा था y सिग्मा ईटा में, जो अपना आया था y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस में सिग्मा, ठीक है ना। इसको हम ये इस जो ईटा इसको इधर लेके जाएंगे, y अपॉन ईटा इक्वल टू 2 1 प्लस में सिग्मा, और इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे भी, अब जो अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट आई है और इक्वेशन सेकंड आई है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। यानी अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस में इक्वेशन सेकंड, ठीक है, करेंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है अपनी, ये रही इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए यानी इस वाले क्रम को मैं ये जो है अपने
इस वाले टर्म को एक साइड से जोड़ रहा हूँ, यानी y/3k। तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, यानी y/3k और प्लस में ये रहा y/θ, ठीक है। इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साइड जोड़ दिया, तो ये रहा एक तो 2 प्लस में 2 सिग्मा, और ऐड करना है मेरे को, देखिए पहले मैं ये वही लिख देता हूँ, यानी ये रहा 1 माइनस में 2 सिग्मा है ना, 1 माइनस में 2 सिग्मा, यानी 1 माइनस 2 सिग्मा प्लस में 2 प्लस 2 ऐड कर दिया। ऐड सभी को करना आता है। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, देखिए ये प्लस माइनस का 2 सिग्मा, ये प्लस का 2 सिग्मा, ये कैंसिल आउट हो गया। बचेगा क्या, एक तो 1 है प्लस में 2 है, कितना बचा, 3 बचा। इसको हम एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, या फिर मैं इसको इस प्रकार से सोल्व कर देते हैं। चलो देखिए, y/3k प्लस y/θ इज इक्वल टू, यहाँ बच गया अपना, क्या बच गया यहाँ पे, और मैं यहाँ से y में कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं y कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से देखिए आप, y मैंने लिया कॉमन, क्या लिया, यहाँ पे बचा y/3 प्लस में 1/θ इज इक्वल टू, अब ये जो है इधर मल्टीप्लाई, तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3k प्लस 1/θ इज इक्वल टू 3/y। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं एलसीएम लेकर के सोल्व कर देता हूँ। एलसीएम आ गया 3k, और यहाँ बच गया 3k से 3k कैंसिल आउट, बीटा बच गया, प्लस में यहाँ पे बच गया 3k, ठीक है, और इज इक्वल टू 3/y। अब देखिए इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9k बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे y के साथ में बीटा प्लस 3k आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 9k बीटा अपॉन बीटा प्लस, ये जो टर्म आएगी, ये जो टर्म आएगी, ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर जो 3 है ना, समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 y के बीटा में संबंध को दर्शाता, संबंध को दर्शाता, ये इसका जो है वो संबंध है। तो ये है y के बीटा के अंदर संबंध, समझ आ गया। ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके अंदर जो अपने संबंध पढ़ रहे थे ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ नहीं किया था, दोनों ये जो संबंध थे इनको हमने एलसीएम लेकर के सोल्व किया, ठीक है। इसके बाद में एक टॉपिक आएगा, छोटा सा टॉपिक है, अभी देख लेते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है जो प्रत्यास्थता सीमा है। एक तो है प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिसिटी लिमिट, प्रत्यास्थता सीमा, प्रतिबल है तथा विकृति के मध्य, विकृति के मध्य संबंध, ये अपना टॉपिक है, ठीक है। क्या है, एक तो प्रत्यास्थता सीमा, एक चीज और बता देता हूँ, प्रत्यास्थता सीमा को अलग निरूपण भी बोलते हैं। अगर जहाँ पे नाम आ जाए ना अलग निरूपण, तो इसे प्रत्यास्थता सीमा नहीं कहा जाए। तो प्रत्यास्थता सीमा प्रतिबल तथा विकृति के मध्य संबंध, तो ये संबंध ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये नियम के बारे में, इसके नियम के बारे में भी, के नियम के बारे में। तो हुक का नियम क्या होता है, हुक का नियम, हुक का नियम क्या होता है, यानी प्रत्यास्थता सीमा में क्या नियम है, हुक का, प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता
सीमा में किसी वस्तु में किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती अर्थात हम बात करेंगे यानी प्रतिबल समानुपाती विकृति। प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है ना, सभी को पता है यहाँ पे ये रिलेशन। तो अब देखिए हमें फाइंड भी यही करना था, क्या करना है हमें संबंध बताना। तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रतिबल है ना वो विकृति के क्या होती है, समानुपाती होती है ना। एक ओवर है इसमें प्रत्यास्थता सीमा, इसके मध्य हम क्या खींचते हैं, एक वक्र खींचते हैं, वक्र बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो हमें कैसा प्राप्त होता है तो देखिए आप। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम बनाते हैं एक ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्रतिबल और ये है विकृति, ये है प्रतिबल और यहाँ पे है विकृति, ठीक है। इसको बोलेंगे स्ट्रेस, इसको बोलेंगे स्ट्रेन। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोई भी जो वस्तु है वो सबसे पहले यहाँ पे विराम अवस्था है। इस वस्तु पे मैं विरूपक बल लगा रहा हूँ, यानी इस वस्तु को मैं इस प्रकार से खींच रहा हूँ, यानी विरूपक बल लगा रहा हूँ। तो वो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर मतलब है कि हम इस प्रकार से खींचे कि जहां तक खींचे कि उस वस्तु पे हम विरूपक बल हटा लें तो वस्तु प्रारंभिक रूप से अपनी अवस्था में आ जाए। यानी मैं इलास्टिसिटी जो लिमिट है इससे मैं ज्यादा विरूपक बल लगा देता हूँ तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती, ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी ओनली फॉर प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही। तो अगर इस वस्तु पे हम विरूपक बल लगाते हैं तो वो प्रत्यास्थता सीमा में ना, प्रत्यास्थता सीमा में जितना प्रतिबल आएगा यानी जितना प्रतिबल की वैल्यू होगी उतनी ही विकृति की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट का नाम देता हूँ पी पॉइंट। ये पॉइंट है, ये इस पी पॉइंट को बोलेंगे अनुपातिक बिंदु। क्या बोलेंगे? अनुपातिक बिंदु। बात समझ आ रही है? यानी ये तो है इस वस्तु पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी हुक के नियम बता रहे हैं। ये तो हुक का नियम बता रहे हैं कि जितना प्रतिबल का मान बढ़ेगा उतना ही विकृति का मान बढ़ता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ना तो ये यहाँ तक ओनली फॉर वस्तु, मतलब थोड़ा सा इलास्टिसिटी लिमिट के बाद में भी हम बढ़ाएंगे तो इसको भी छोड़ेंगे ना तो थोड़ी वापस भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रेन है वो रह जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे रह जाती है, ये स्मॉल आर से थोड़ी सी विकृति रह जाती है। इस विकृति को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.02, ठीक है। अब इसके बाद में भी हम और अधिक बल लगाते हैं तो यहाँ पे एक अधिकतम यहाँ तक, ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट मान लिया हमने ए तक है ना, ए तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी एक अलग जो विकृति है वो रह जाती है जिसकी वैल्यू होती है r = और अलग जो विकृति है स्ट्रेन है इसको स्मॉल r से दिखाएंगे 0.02 इसकी वैल्यू होती है। अगर यहाँ तक बढ़ाएंगे फिर भी छोड़ देंगे तो भी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी जो विकृति है वो रह जाती है। अब अगर ए के बाद में हम बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पदार्थ की लंबाई बढ़ेगी, यानी वस्तु की क्या बढ़ेगी? लंबाई बढ़ेगी। और वो भी अधिकतम प्रतिबल यहाँ पे बिंदु बी तक यहाँ पे प्रतिबल का होगा मान तो होगा चरम प्रतिबल, यानी इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो ओनली पर पदार्थ की लंबाई बढ़ेगी। अगर और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा एक जिसका मैंने नाम दे दिया सी। तो यहाँ पे आके वस्तु है वो टूट जाती है, यहाँ पे आके वस्तु है ना वो टूट जाती है
जिसे विभंजन बिंदु कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? विभंजन बिंदु। जिसे विभंजन बिंदु कहते हैं। विभंजन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे ना वो वस्तु है वो टूट जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो B यहाँ पे चरम प्रतिबल है। B यहाँ पे कौन सा प्रतिबल है? चरम प्रतिबल। C यहाँ पे विभंजन बिंदु। विभंजन बिंदु। और अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक बढ़ाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाता हूँ, तो यानी इस ये जो एरिया है ना, ये जो यहाँ तक हम वस्तु को छोड़ेंगे तो वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो ये जो क्षेत्र होगा वो होता है प्लास्टिक क्षेत्र, यानी यहाँ पे होता है वो होता है प्लास्टिक। अगर यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें यानी वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेते हैं, तो जो अपनी वस्तु है वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है। इस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र? ये तो प्लास्टिक क्षेत्र नहीं है, इसे बोलेंगे प्रत्यास्थता क्षेत्र। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता क्षेत्र। और ये है ना, ये है प्लास्टिक क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? ये प्लास्टिक क्षेत्र है। ये है प्लास्टिक क्षेत्र, यानी प्लास्टिक क्षेत्र में वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है, और यहाँ तक तो लौट पाती है, इसे बोलेंगे प्रत्यास्थ क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसे? प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु पर से हम विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। ऐसे क्षेत्र को प्रत्यास्थ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना? और जो वस्तुएं इस गुण को फॉलो करें वो प्रत्यास्थ वस्तुएं भी कहलाती है। और प्लास्टिक क्षेत्र क्या होता है? यानी वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु पर से हम विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है। ऐसे क्षेत्र को हम प्लास्टिक क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र से आगे रहेगा, आप वस्तु छोड़ेंगे ना तो वो पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगी। तो ऐसे क्षेत्र को हम प्लास्टिक क्षेत्र है वो कहते हैं। ये है वो अपने को ग्राफ है वो बना के आना है, और थोड़ी बहुत ये जो थोड़ी है वो लिख के आनी होती है। तो अपने उम्मीद करता हूँ जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।